जय माँ सरस्वती। मैं अजय होता अपने YouTube चैनल हिंदी गुरु में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे श्री राम अवतार त्यागी जी द्वारा रचित कविता कुछ और भी दूँ। इस कविता के बारे में हम समझेंगे एवं कविता का गायन जानेंगे। यह कविता हमारे छत्तीसगढ़ भारती के कक्षा 7वीं के पुस्तक से ली गई है, जो पाठ 1 में विदित है। इस वीडियो में हम कविता के गायन स्वर को जानेंगे एवं अर्थ भी समझेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। यह कविता राष्ट्रीय भावों से ओतप्रोत बच्चों के कोमल मन में स्वदेश प्रेम की भावना को सहज ही जागृत करती है। कवि देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने को प्रस्तुत है, पर इतने से ही उसका मन संतुष्ट नहीं होता। कवि मन में हर पल राष्ट्र के लिए कुछ और भी अर्पित करने की उत्कट चाहत है। स्वयं को अकिंचन मानते हुए अर्थात निर्धन या तुच्छ मानते हुए वह अपने हर भाव चाहत और अपनी हर चेष्टा को राष्ट्र माता के चरणों में समर्पित करने को कृत संकल्पित है और देशवासियों को भी प्रेरित करते हैं। तो अब हम कविता को प्रारंभ करते हैं। मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ, हाँ तुझे कुछ और भी दूँ। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन। थाल में लाऊं सजा कर भाल को जब, कर दया स्वीकार लेना वह समर्पण। गान अर्पित प्राण अर्पित, गान अर्पित प्राण अर्पित। रक्त का कण कण समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ, हाँ तुझे कुछ और भी दूँ। भांज दो तलवार को लाओ न देरी, बांध दो कस कर कमर पर ढाल मेरी। भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी। स्वप्न अर्पित प्रश्न अर्पित, स्वप्न अर्पित प्रश्न अर्पित। आयु का क्षण क्षण समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ, हाँ तुझे कुछ और भी दूँ। तोड़ता हूँ मोह का बंधन क्षमा दो, गाँव मेरे द्वार घर आंगन क्षमा दो। आज सीधे हाथ में तलवार दे दो और बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो। ये सुमन लो यह चमन लो, ये सुमन लो यह चमन लो। नीड़ का तृण तृण समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती तुझे
कुछ और भी दूं, हाँ तुझे कुछ और भी दूं। मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, हाँ तुझे कुछ और भी दूं। ये था इस कविता का गायन स्वर। अब हम इस कविता के अर्थ के बारे में समझेंगे। तो सर्वप्रथम हम इस कविता के संदर्भ के बारे में जान लेते हैं। संदर्भ प्रसंग भी हमें लिखना पड़ता है जब हम कविता की व्याख्या करते हैं। तो संदर्भ हमारा सभी पंक्तियों के लिए संदर्भ हमारा हो जाएगा, राष्ट्र प्रेम की भावना से ओतप्रोत प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक भारती के पाठ एक कुछ और भी दूं शीर्षक से अवतरित है। इसके रचनाकार कविवर रामावतार त्यागी जी हैं और यहाँ मन समर्पित से लेकर के तुझे कुछ और भी दूं, रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, यहाँ तक आपका एक पद्यांश होगा। उसके बाद दूसरा पद्यांश यहाँ भांज दो तलवार को लाओ न देरी से लेकर के तुझे कुछ और भी दूं तक होगा। और अगला तोड़ता हूँ मोह का बंधन क्षमा दो से तुझे कुछ और भी दूं तक। इसमें 3 पद्यांश आपके बनेंगे जिनका अर्थ आपको किसी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो सर्वप्रथम हम पहले पद्यांश की बात करेंगे। मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित से लेकर के चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, यहाँ तक। यहाँ पे हम कुछ शब्दार्थ समझ लेते हैं। शब्दार्थ यहाँ पे हमें समर्पित का अर्थ होता है पूर्णतः अर्पित कर देना या फिर भेंट देना, अपने आप को पूरा समर्पण कर देना। तो कवि अपना सब कुछ न्यौछावर करने के बाद भी कुछ और देने के लिए अपनी चाहत व्यक्त कर रहा है। इस कविता में हमें यही बताया गया है कि कवि सब कुछ लुटाने के पश्चात भी देश को और भी कुछ देना चाहता है, मातृभूमि को। तो क्या क्या वह दे चुका है और क्या देना चाहता है, इसके बारे में यह कविता है। तो इस प्रथम पद्यांश में हम लिख लेंगे प्रसंग के रूप में, प्रस्तुत पद में कवि ने राष्ट्र के प्रति सर्वस्व समर्पण करने की भावना प्रकट की है, तथापि मातृभूमि के प्रति इस समर्पण से वे असंतुष्ट हैं और इसके अतिरिक्त भी बहुत कुछ देना चाहते हैं। जैसे कवि कह रहे हैं, मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। हे देश की धरती, तुझ पर मेरा मन भी समर्पित है, मेरा तन भी समर्पित है और मेरा यह पूरा जीवन भी इस धरती पर समर्पित है। मैं समर्पण कर देता हूँ अपना यह सर्वस्व, फिर भी मेरे मन में और चाहत आ रही है कि मैं इस धरती को कुछ और भी दूँ, मैं कुछ और भी देना चाहता हूँ। अगली लाइन में, माँ तुम्हारा ऋण बहुत है मैं अकिंचन। अकिंचन का अर्थ होता है अज्ञानी, निर्धन या फिर तुच्छ मनुष्य में तुच्छ चीज़ को अकिंचन बोला जाता है। तो यह कवि कह रहे हैं, माँ, हे धरती माँ, तुम्हारा ऋण, तुम्हारा कर्ज तो बहुत है मुझ इस अकिंचन, इस तुच्छ जीव पर, फिर भी मैं इतना आपसे निवेदन कर रहा हूँ, फिर भी मैं इतना निवेदन कर रहा हूँ कि थाल में लाऊं सजाकर भाल जब मैं अपना सिर किसी थाल में सजा कर लाऊं तो दया करके वह मेरा समर्पण स्वीकार कर लेना। थाल में लाऊं सजाकर भाल भाल का अर्थ होता है मस्तक, अपना सिर होता है, ठीक है। तो कवि कह रहा है, थाल में जब मैं अपना मस्तक या फिर अपना सिर सजा कर लाऊं तो उस मेरे समर्पण को आप स्वीकार कर लेना, दया करके मेरा वह समर्पण आप स्वीकार करना।
गान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित। मेरा यह गीत, मेरा यह गान, मेरे सभी गीत आपको समर्पित हैं, अर्पित हैं। मैं आपको यह अपने गान अर्पण करता हूँ, अपना पूरा प्राण भी आपको अर्पित कर रहा हूँ। और मेरे शरीर के रक्त का कण कण, प्रत्येक कण शरीर के रक्त का भी आपको समर्पित है, ऐसा कवि कहते हैं। फिर भी हे देश की धरती, फिर भी मैं चाहता हूँ कि मैं तुझे कुछ और भी दूँ। आगे कवि कहते हैं, अगली पंक्ति में, अगले पद्यांश में कवि कह रहे हैं कि भांज दो तलवार को लाओ न देरी। तो तलवार को भांजने का अर्थ होता है तलवार को तेज करना, भांजना अर्थात तलवार को तेज करना या फिर उसके धार को बढ़ाना, ठीक है, उसको और नुकीला बनाना, तेज करना। भांज दो तलवार को लाओ न देरी, तो तलवार को तेज करके देर से न लाओ, जल्दी लाओ। लाओ न देरी का अर्थ है जल्दी से लेकर आओ, तलवार को तेज करके जल्दी से लाओ। बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी, मेरे कमर पर कसकर ढाल को बांध दो। ढाल क्या होती है? ढाल एक हाथ में पकड़ने वाला रहता है, कढ़ाई के समान दिखता है, उसे हम पकड़े रहते हैं तो सामने से कोई भी चीज़ आती है उससे अपने आप की रक्षा की जाती है, उसे ढाल कहा जाता है, ठीक है। तो कवि कहते हैं तलवार को तेज करके जल्दी से लाओ और ढाल को भी मेरे कमर पर कस कर बांध दो। भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, कि मेरे मस्तक पर मातृभूमि के चरणों की धूल को लगा दो, मल दो। मलना अर्थात लगाना होता है, तो उसी प्रकार से मेरे मस्तक पर इस मातृभूमि के चरण की धूल को लगा दो। शीश पर आशीष की छाया घनेरी, मेरे सिर पर मातृभूमि तेरा आशीर्वाद बना रहे, तेरे आशीर्वाद की घनी छाया है। मेरे सारे स्वप्न, मेरे सारे प्रश्न और जीवन का एक एक पल तुम्हारे लिए समर्पित है। स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित। आयु मतलब क्या होता है? हम जितने साल जिंदा रहते हैं वह हमारी उम्र होती है, उसे हम आयु कहते हैं। तो मेरे आयु का, मेरे जीवन का क्षण क्षण, हर पल, क्षण क्षण मतलब हर पल, मेरे सारे सपने भी तुझ पर अर्पित हैं, मेरे सभी प्रश्न भी तुझ पर अर्पित हैं और मेरे जीवन का प्रत्येक पल भी तुझ पर अर्पित है। हे देश की धरती, हे मातृभूमि, सब कुछ अर्पण करने के पश्चात भी मेरे मन में और चाहत है कि मैं तुझे कुछ और भी दूं। इस वाले पद्यांश का हमने प्रसंग नहीं बताया। इस वाले पद्यांश का प्रसंग जब हम लिखेंगे तो इसमें हम लिख सकते हैं कि कवि ने देश के प्रति उत्कृष्ट प्रेम एवं त्याग का वर्णन किया है, ठीक है। अब अंतिम पद्यांश, इसका हम अर्थ समझ लेते हैं। तोड़ता हूँ मोह का बंधन क्षमा दो। अब यहाँ पे कवि किससे कह रहे हैं? यहाँ पे मातृभूमि से कवि नहीं कह रहे हैं, यहाँ पे अपने सगे संबंधियों, द्वार, घर, आंगन या फिर अपने गांव से कह रहे हैं, ठीक है। तो इसका पद्यांश होगा, प्रस्तुत पद्यांश में कवि सबसे नाता तोड़ अपना सब कुछ देश पर, मातृभूमि पर न्यौछावर कर देना चाहता है। प्रस्तुत पद्यांश में सबसे नाता तोड़कर अपना सब कुछ कवि देश पर या फिर मातृभूमि पर न्यौछावर कर देना चाहता है, ठीक है। तो अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संदर्भ तो सभी पद्यांशों में एक समान होता है, तो अब व्याख्या ही देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हम व्याख्या में देखेंगे तो कविवर त्यागी जी, रामावतार त्यागी जी कह रहे हैं कि मैं मोह माया का सारा बंधन तोड़ रहा हूँ, क्षमा दो। हे मेरे नाते रिश्तेदारों या फिर मेरे गांव, मेरे द्वार, घर, आंगन, मेरे आसपास पड़ोसी, मैं आप सभी से अपना मोह का बंधन तोड़ रहा हूँ, मुझे क्षमा करो।
मोह का बंधन क्या होता है? जैसे हमें अपने सभी चीज़ों से लगाव होता है, अपने माता पिता, अपना कोई प्रिय सामान, अपने गांव। जैसे आप अपने गांव में अपने क्षेत्र में रहते हैं, आपको कहीं और पे बाहर भेज दिया जाए तो आपको अपने घर की याद आएगी। आपका वो मोह है अपने अपनों के प्रति। हमारा जो प्रेम है, उनसे बिछुड़ने से दर्द होता है, या फिर हमारी कोई चीज़ खो जाती है तो हमें पीड़ा होती है, वही मोह होता है। तो वो कवि कह रहे हैं कि मैं उन सभी मोह के बंधनों को तोड़ता हूँ, आप सभी मुझे क्षमा करें। राष्ट्र के लिए मैं अपना गांव, घर द्वार, आंगन सब छोड़ने के लिए तत्पर हूँ, इसलिए मुझे आप सभी क्षमा करें। गांव मेरे, द्वार घर आंगन क्षमा दो। सभी बंधन को मैं तोड़ रहा हूँ। मेरे गांव, मेरे घर, मेरे द्वार, मेरे सब कुछ को मैं छोड़ रहा हूँ, छोड़ने के लिए तत्पर हूँ, आप सभी मुझे क्षमा करें। आज सीधे हाथ में तलवार दे दो और बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो। सीधा हाथ का अर्थ है हमारा दाहिना हाथ, ठीक है। तो कवि कहते हैं आज मेरे दाहिने हाथ में, सीधे हाथ में तलवार थमा दो, तलवार दे दो, और बाएं हाथ में अर्थात हमारे बाएं हाथ में, लेफ्ट हैंड में ध्वज को थमा दो, हमारे झंडे को दे दो। अब अगले लाइन में है, ये सुमन लो यह चमन लो, नीड़ का तृण तृण समर्पित। तो अगली लाइन में ये सुमन लो यह चमन लो का अर्थ है जीवन में जो भी सुख सुविधा रूपी फूल सहित बागान है, तुम्हें अर्पित करता हूँ, ऐसा कवि कह रहे हैं। मुझे भोग विलास और दुनिया की खुशियाँ नहीं चाहिए, यहाँ तक कि मैं घर का तिनका तिनका अपने राष्ट्र के लिए अर्पित कर रहा हूँ। हे मातृभूमि, मैं तुझे कुछ और भी न्यौछावर करना चाहता हूँ। अर्थात कवि अपने जीवन की सर्वाधिक मूल्यवान वस्तु मातृभूमि को अर्पित करना चाहता है। ये सुमन लो यह चमन लो, नीड़ का तृण तृण समर्पित, अर्थात अपने जीवन में जो सुख सुविधा रूपी ऐशो आराम के जो भी साधन हैं, और अपने घर का तिनका तिनका, इन सब को भी वह देश के लिए, मातृभूमि के लिए अर्पित करना चाहता है। इसके पश्चात भी कवि कहता है कि चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। इतना सब कुछ न्यौछावर करने के बाद भी मेरे मन से मेरे हृदय से आवाज़ निकल रही है कि मैं तुझे कुछ और भी दूँ। मेरा मन संतुष्ट नहीं हो रहा है इतना देकर, मैं तुझे कुछ और भी देना चाहता हूँ। ठीक है, तो यह था इस कविता का अर्थ। आप सभी इसे अच्छे से पढ़ें और समझने का प्रयास करें। ठीक है, भारत माता की जय।